नमस्कार। वक्त है पंचतंत्र का, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। सुन रहे थे आप, बीजेपी ने राजस्थान में उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, टिकटों की घोषणा के साथ ही हर तरफ से बगावत और रोष की खबरें सामने आने लगी। झुंझुनू से बबलू चौधरी, सलूम्बर से नरेंद्र मीणा, दौसा से देवी सिंह और शंकरलाल शर्मा, खीवसर से मिर्धा परिवार, देवली उनियारा से विजय बैसला और रामगढ़ सीट से जय आहूजा नाराज हैं, ऐसी खबरें आई। टिकट नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन राजनीति में बाजीगर वो होता है जो इस गुस्से को सही समय पर सही तरीके से सुलझा ले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, आप सुन रहे थे किस तरह से दावा किया कि सभी रूठों को मना लिया गया है, बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और अब से थोड़ी देर पहले के जो डेवलपमेंट्स चले हैं वो ये साफ भी कर रहा है कि बीजेपी बड़ी तेजी के साथ इस पर काम कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सचमुच बीजेपी असंतुष्टों को मना चुकी है। सवाल यह भी है कि क्या मदन राठौड़ सिर्फ कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए ऐसे तर्क दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि असंतोष है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी ने हरियाणा चुनाव की तरह ही टिकटों की घोषणा के साथ ही डैमेज कंट्रोल का काम एक साथ शुरू कर दिया और कांग्रेस पर एक बड़ी बढ़त ली है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे। कांग्रेस से करणवीर सिंह जी रहेंगे, बीजेपी से सुरेश गर्ग जी रहेंगे और अधिराज हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले करणवीर सिंह जी, आपके पास में आ रहा हूं। आपके टिकट फाइनल नहीं हो रहे करणवीर सिंह जी, ये पता नहीं किसको लड़ाएंगे। यहां पे आदमी सेट हो गए, जो खुद लड़ने वाले थे, नाराज थे, उन सबको सेट कर लिया करणवीर सिंह जी। बहुत पीछे रह गए आप। कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले समय में जनता के बीच का चेहरा कांग्रेस पार्टी मैदान में लाएगी और 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करने का काम करेगी। आपको फंसा देते हैं कांग्रेस वाले करणवीर सिंह जी, मैं जानता हूं। अब आपके पास इस 2 लाइन के अलावा कोई तीसरी लाइन बचती नहीं है। अब तक नाम आ जाने चाहिए, वो आए नहीं है। नाम वापसी का टाइम सामने आ रहा है। बीजेपी वाले सब कुछ सेट करते जा रहे हैं और करणवीर सिंह जी के कंधे पे दारोमदार दे दिया कि जाकर के पार्टी को बचाओ। लाइन 25 अक्टूबर के नामांकन की है और उस दिन से पहले तो आपके सामने कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का जो 10 माह का अन्याय काल है उसकी परत पर परत आने वाले समय में खुलती जाएगी। उसकी कलई खोलने के लिए तैयार है। ठीक है सुरेश गर्ग जी, सेट कर लिया कि सबको? कौन से ऐसे जो सेट नहीं किए मुझे बता दो। मैंने अब नाम ले लिए थे, बबलू चौधरी, नरेंद्र मीणा, देवी सिंह जी, शंकरलाल शर्मा, मिर्धा फैमिली, विजय बैंसला, जय आहूजा, कौन कौन से सेट हो गए, कौन से नहीं हुए बता दो। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सेट होने वाला शब्द तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सब मिलके काम करने वाले लोग हैं, एक संगठित परिवार है। अब क्या होता है कि परिवार के अंदर अगर 1000 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, अब एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा तो थोड़ी सी नाराजगी, मायूसी तो छाएगी ना। अब वो कुछ समय के लिए नाराजगी होती है, लेकिन नाराजगी अपनी दूर करके वो पार्टी के लिए काम करता है। उसको पता है कि हमको नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। जब उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं तो नाराजगी होती ही नहीं है। अब वो कुछ समय के लिए नाराजगी दूर होगी। आपने खुद नहीं बोल दिया कि झुंझुनू के अंदर है, आपके दौसा में है, आपके वहाँ जो सलूम्बर में है, सब जगह कहीं पे भी किसी तरीके की कोई ही प्रॉब्लम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ये तो अब कांग्रेस को देखने वाली बात है कि कांग्रेस कब इनके, क्योंकि इन्होंने हरियाणा के अंदर भी यही कहा था कि हम 70 सीटें जीत रहे हैं। लिख के ले लो 70 सीटें। वो जलेबी फैक्ट्री के अंदर बन रही थी, वो फैक्ट्री के अंदर ही बनती रह गई। लेकिन जनता ने जवाब दे दिया कांग्रेस को कि भैया कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस को नाम लेने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये जनता पार्टी अरे सुन लीजिए, की बातें की थी। अरे बातों की वो तो परिणाम दे ही दिया ना आपको हरियाणा के अंदर। अरे अजीब साहब, हरियाणा में अच्छा परिणाम दिया आपको। अभी गंभीरता लो, थोड़ी बहुत गंभीरता लो। आपके नेताओं को आपस में बिठाओ और एक दूसरे का नाम लेना भी सिखाओ। वो एक नेता दूसरे नेता का नाम नहीं लेता, ये तो स्थिति है। नकारा निकम्मा बोला जाता है। जो प्रदेश अध्यक्ष स्तर के आदमी है उनको नकारा निकम्मा बोला जाता है। तो ये सब चीजें दिखती है कांग्रेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का राहुल जी नई ताजा बात बताता हूँ। बताइए ना कि कांग्रेस में हरियाणा में क्यों आ रही है, बता दीजिए आप। हरियाणा में चुनाव क्यों आ रहे हैं आप? हाँ करणवीर जी, बिल्कुल ताजा बात बताता हूँ। विधायक सुरेश गर्ग जी, उन्होंने क्या कहा है कि सीएम साहब को बोलिए कि शिक्षा मंत्री के ताले में मुंह पर ताला लगाए, उसकी जबान को बंद करे। ये
बार बार शिक्षकों को अलग से कर लूंगा अरे डिबेट। तो साहब, अरे आपके करण सिंह जी अलग से डिबेट कर लेंगे। अरे करण साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो नकारा निकम्मा बोला, 5 साल तक करण साहब, विषयांतर हो जाएगा। होटलों में बंद रह के सरकार चलाई। विषयांतर हो जाएगा, विषयांतर आप खुद के उसमें तो जाके तो देखो ना आपकी स्थिति क्या रही है वहां पे। क्या भाड़ेबंदी के अलावा कोई सरकार चली थी क्या आपकी 5 साल? ठीक, टॉपिक पे रहते हैं। उसका परिणाम दे दिया आपको। गर्ग साहब टॉपिक पे रहते हैं। करण जी टॉपिक पे रहेंगे। अधिराज आपके पास में आ रहा हूं। अब जो नाम थे, अब वो नाम क्या, वो फेरफेरिस्त छोटी होती जा रही है। बीजेपी बड़े तरीके के साथ मैनेज करे। जब मैं और आप बैठे हैं, और अब से कुछ देर पहले ही बीजेपी ने बबलू चौधरी के साथ बातचीत हो गई है। वहाँ गए थे एक कैबिनेट मिनिस्टर लून करण सर वाले, उन्होंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया। दूसरी तरफ जया आहूजा को लेकर के कहानी थी, वहाँ एक दूसरे राज्य मंत्री पहुँचते हैं, वो जा करके उनको सेट कर लेते हैं। यानी बीजेपी उस विरोध की फेरिस्त को छोटा करती जा रही है। सलूम्बर में भी जो डैमेज कंट्रोल है वो कर लिया गया, 2-3 जगह बाकी है। बीजेपी ने बहुत तेजी के साथ काम किया है। अधिराज इस पे देखिए, निश्चित तौर पर ये बीजेपी की पहली जीत है जहां एक तरफ कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतार दिए और जो बागी हैं उनको नामांकन से पहले ही बिठा दिया। अमूमन होता है कि नामांकन दाखिल कर लिया जाता है और फिर नामांकन वापसी से पहले तक मान मनोबल का दौर चलता है, लेकिन ये बीजेपी की पहली एक रणनीतिक सफलता है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे और नामांकन दाखिल होने से पहले ही किसी बागी ने नामांकन दाखिल किया उससे पहले ही उनको मनाने में कामयाब हो गई। इसमें 2 चीज होती है राहुल। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आम चुनाव में और उपचुनाव में फर्क होता है। आम चुनाव में 5 साल का एक त्योहार और एक बड़ी उम्मीद होती है और उसके साथ ही जो पार्टी सत्ताधारी होती है, जो बार बार कहा जाता है ना सरकारी मशीनरी, वो जो सत्ताधारी दल होता है उसके लिए चीजें आसान होती है अपने लोगों को मनाने के लिए, मैनेज करने के लिए। राजनीति में महत्वाकांक्षा भी होती है और मोल भाव भी होता है, देने लेने के लिए बहुत कुछ होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि अभी जैसे मैं जया आहूजा का उदाहरण आपको दूं, जया आहूजा की पिछले चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी और सबको पता था कि जया आहूजा राजनीति में अपने आप को साबित करने के लिए, अपना वजूद दिखाने के लिए विरोध करना पड़ता है। सबको पता था कि जया आहूजा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो उनकी आइडियोलॉजी है जिस तरीके से रही और उनकी जो स्थिति रामगढ़ में थी, लेकिन उनको दर्शाना था कि वहां का एक पिलर मैं हूं और पार्टी में आगे उनकी क्या स्थिति रहेगी, उनका क्या वजूद होगा, क्या उनको आगे सरकार किस तरीके से उनको, क्योंकि सीएम बात करेंगे, सीएम की तरफ से आश्वासन होगा, संगठन की तरफ से आश्वासन होगा, तो कुछ ना कुछ उनको हासिल होगा, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए अपना वजूद दिखाना होता है। इसलिए चीजें दिख रही थी कि कौन कहां पर क्या होगा। आप देखिए नरेंद्र मीणा के किस तरीके के बगावती तेवर थे और सीएम से मिलने यहां पहुंचते हैं कि बड़े स्तर से उनको कुछ आश्वासन मिले कि अगले 5 साल में, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो ये पहले से लग रहा था। लेकिन अच्छी बात है कि बीजेपी के रणनीतिकारों को मैं बात कह दूं कि नई सरकार, नए लोग, नई जनरेशन और नई चुनौती, चाहे सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, ये सब लोग नए लोग हैं और नई चुनौती है। तो कहीं ना कहीं पहले चरण में पहली दफा इन्होंने ये एक बार तो ये साबित कर दिया। अभी चुनाव में मतदान कैसा रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, बाद में विश्लेषण होगा, लेकिन नए लोगों ने, नई जनरेशन ने अपने लोगों को मनाकर ये साबित कर दिया कि हाँ, वो बीजेपी को राजस्थान में लीड कर सकते हैं और लीड करने वाले लोग हैं जो अलाकमान ने उनको विश्वास उन पर किया है। तो ये सब, चाहे जवाहर बेडम हो, सुमित गोदारा हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, मदन राठौड़ हो, ये नए रणनीतिकार जो पर्दे पर, जो बीजेपी की फर्स्ट, जो कहते हैं कि जो पहली पंक्ति में जो लोग थे, वो लोग इस बार नहीं है। उपचुनाव है, उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 सालों में राजस्थान में बीजेपी क्या स्थिति रही। बावजूद इसके नए लोगों ने अब तक पहली ये जीत हासिल की है और ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का काम किया और इसमें सीधा असर है हरियाणा के चुनाव का। हरियाणा चुनाव ने बहुत कुछ तय किया है। जो अब तक फ्रंट फुट पे, सोशल मीडिया पे जो कांग्रेस छाई रहती थी तमाम मुद्दों को लेकर, वो हरियाणा चुनाव के बाद में विलुप्त हुई है और एक नए बूस्टर डोज का काम हुआ है, मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का बढ़ा, कांग्रेस का डाउन हुआ, वो इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। जी राव, ठीक, बिल्कुल करण जी यही होता है, यही मनोविज्ञान, यही बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ने का काम करते हैं, बरसों से यही काम कर रहे हैं साहब। अब कितना भी करणवीर सिंह जी कहते रहे कि साहब हमारा मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम 3 की 13 कर देंगे, पर कांग्रेस का इस वक्त मनोबल हरियाणा चुनाव के बाद में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हम कहते थे अलायंस पे बात हो जाए तब कोई जवाब नहीं था, अब जाकर के अलायंस पे थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। अब जब नाम पूछते हैं और नामों पर तो अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। आप स्ट्रेटेजिकली पीछे हैं, हरियाणा की जलेबी आपको बहुत नुकसान देगी साहब। राहुल जी, स्टैटिकली पीछे नहीं है, स्टैटिकली मूव है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा। लगातार कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर, प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष के रूप में सरकार के ऊपर हावी रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कह रहे 3 की 13 तो नहीं कर सकती कांग्रेस, पर 6 की 7 जरूर करने वाली है आने वाले समय में।
जो अच्छा। कांग्रेस की समर्थित दलों की 6 सीटें थी उनको 60 करने जा रही है। सलूम्बर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया है। महंगाई के नाम पर इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। बिजली के नाम पर इन्होंने स्थायी शुल्क बढ़ाकर यहाँ के प्रदेशवासियों को लूटने का काम किया है। जल के नाम पर इन्होंने लगातार ठगी की है। जिस ईआरसीपी को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही, वो फिर से इस उपचुनाव के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जयपुर बुलाने की तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ माइलेज लेने की चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 मैं कह रहा हूँ ना, करण जी सुनो, तो अपने ना करण जी सुनो, आप भी बुलाओ ना राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। आप बुलाते क्यों नहीं हो, या फिर आप बुलाते हो वो आते नहीं है? अरे कोई भी होगा अपने स्टार आदमी को बुलाएगा। राहुल जी, जस्ट आचार संहिता का उल्लंघन है चलते चुनाव में प्रधानमंत्री को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करना। ठीक है गर्ग साहब, आप साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। नहीं, कैसे अपना रहे आपने हैं? कुछ पेटियां, देखिए मैं जो चीज समझ पाया हूँ करणवीर सिंह जी से, वो ये है कि साहब आप कुछ पेटी वेटी पहुंचा करके अपने जितने भी बागी होते हैं उनको मना लेते हैं। दूसरा फिर आप पीएम को बुला करके क्यों लाए? आप पीएम को बुलाना नहीं चाहिए था। पेटी शब्द तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, तो कांग्रेस में होता होगा। हमारे यहाँ तो कोई पेटी का शब्द होता ही नहीं। हम तो जनता के बीच में जानते हैं, जनता को हमारे जो विकास के मुद्दे 10 साल से जो मोदी जी ने हिंदुस्तान में काम किया है, और पिछले 11 महीने से भजन लाल जी जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बता दीजिए, हमने जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो थे उसमें से 50% वादे पूरे किए। हमने कहा कि आरसीपी का समझौता, हमने आरसीपी का समझौता किया है। हमने 450 रुपए सिलेंडर देने की बात की, 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। हम सामाजिक पेंशन बढ़ाने की बात की, सामाजिक पेंशन बढ़ा के दे रहे हैं। हमने कहा किसान सम्मान निधि बढ़ा के देंगे, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ा के दी। हमने कहा पेट्रोल के दाम कम करेंगे, हमने 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कर दिए। हमने कहा एसआईटी गठन करेंगे, हमने एसआईटी गठन कर दी। एसओजी एसीबी के जो इनके प्रमुख है, उन्होंने खुद ने कहा था कि हमको बड़ी मछली पकड़ने के आदेश नहीं थे। हम बड़ी छोटी जितने भी मगरमच्छ मछली सबको पकड़ रहे हैं। 180 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 70 लाख युवा हमारी आशा के ऊपर है। हमने 70 लाख युवाओं को उनकी आशा का केंद्र बने हुए हैं। 45,000 नियुक्तियां दे दी, 1 लाख से ज्यादा की विज्ञप्तियां जारी कर दी। ये है कमिटमेंट, और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम युवाओं के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, महिलाओं के साथ है, गरीब के साथ है। आप बता दीजिए किनके साथ है? ये केवल बातें करने के अलावा दीजिए कौन सा ऐसा मुद्दा जो ये जनता के बीच में लेके जाएंगे? आपस में लड़ने के अलावा कुछ है ही नहीं। ये वक्तव्य तो हम सुनते रहते हैं। करण सिंह जी, एक सेकंड बात कर रहे हैं। जनता राजस्थान का युवा जानना चाहेगा उन 45,000 नियुक्तियों को आपने कब दिया? अरे नियुक्तियों पे चर्चा कर लेते हैं। अभी तो साहब अभी तो टिकट की बात कर लेते हैं। 1 मिनट सर, नियुक्तियों की बात हो जाएगी। आज तो 6 टिकट 7 टिकट की बात हो रही है, और जो रूठ गए उनको, जो रूसों हैं उनको मनाने की बात हो रही है। नियुक्तियों में बात कर लेंगे सर, और साल भर ये टॉपिक हम डिस्कस ही करते रहेंगे। लेकिन अगर करणवीर सिंह जी कहते हैं कि पीएम को बुलाया जाता है, एक सेकंड अधिराज, तो क्या कांग्रेस विरोध गलत तरफ कर रही है कि साहब आप पीएम को क्यों बुला रहे हो? जी, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी फाइनल भी नहीं हुआ। बात हुई कि अधिकृत कोई उनकी कार्यक्रम नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कांग्रेस को किस बात का डर है? सही बात। अगर वो ये इसका मतलब इनको डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी स्टाइल का या उनके चेहरे का। लेकिन मैं एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, करणवीर जी सुनिए मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बता दूं। हरियाणा चुनाव को लेकर जो भी बात इन्होंने कही गर्ग साहब ने, लेकिन शायद मुद्दों से अब बीजेपी भी भटक गई है, और साफ तौर पर दिख रहा है लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से भटक गई। जो वंशवाद और परिवारवाद की बात करती थी, जो कार्यकर्ता की दुहाई देती थी, वो पार्टी अब फैमिली पैक ऑफर दे रही है। देखिए किस तरीके की बात हुई। लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ 2021 में, जब राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हुए दरियावद के कई सीटों पर, तो गौतम लाल मीणा का निधन होता है, और वो 3 बार के विधायक थे। कन्हैया लाल मीणा सिंपैथी कहते हैं, राजस्थान में सिंपैथी बेस्ड चुनाव होते हैं, और सारी रिपोर्ट थी, प्रदेश के नेताओं ने दिल्ली रिपोर्ट भेजी कि साहब यहाँ सहानुभूति के चुनाव होते हैं। लेकिन कन्हैया लाल मीणा को टिकट नहीं दिया गया, और फिर वहां पर किसी दूसरे खेत सिंह मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी कैंडिडेट वहां तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि भले हम हार गए, लेकिन हम हमारी जो वसूल है, जो भी हमारे नियम कानून कायदे, हम उनसे समझौता नहीं करते हैं, वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ, और फिर पूरी स्थिति हरियाणा में अभी सरकार बनी, और अब कहीं ना कहीं जो शत्रप हैं उनके आगे बीजेपी सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। जो तमाम बड़े शत्रप है, राविंदरजीत सिंह केंद्र में मंत्री है, वहां पर बेटी को मंत्री बना दिया गया। किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद, उनकी बेटी को वहां पर मंत्री बना दिया गया। और राजस्थान में तो इन्होंने अति कर दी, एक फैमिली पैक ऑफर दिया। किरोड़ी लाल मीणा खुद विधायक है, मंत्री हैं, भतीजा विधायक है, और भाई को टिकट दे दिया गया। मैं गर्ग साहब से पूछना चाहता हूं, जगमोहन मीणा जी
पार्टी में क्या योगदान रहा, कब बीजेपी में, क्या बता सकते हैं ये कि कौन कौन से पद पर वो पार्टी में काम कर चुके, किस मोर्चा में काम किया, नहीं बता पाएंगे। तो ये कार्यकर्ता का मनोबल इनको भी करना पड़ेगा। एक मैनेज किया है, अभी तो किसी बागी को मनाया है, उस क्षेत्र में जब ये जाएंगे ना, जो सालों से वहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, उसको क्या जवाब देंगे? उसको क्या जवाब देंगे? ये बहुत बड़ी बात है क्या? गर्ग साहब, बहुत बड़ी बात करिए। अब आप देखिए, देवली उनियारा भी दे देते उसी फैमिली को, क्यों दे देते ना? अगर रीढ़ झुकानी थी, कमर झुकानी थी तो पूरी झुका देते। अब देखिए, एक फैमिली से 3-3 विधायक, अब लोगों में विरोध, गुस्सा तो होगा। एक जनरल सीट है महाराज, मैं बता रहा हूं दौसा में लोगों का पीड़ा क्या, गुस्सा क्या है। और शायद राहुल गांधी या कांग्रेस ने मजबूर कर दिया कि अब जो जिस चेहरे की बात कह रहे हैं ना कि इतने पॉपुलर फेस है, वो क्या हुआ कि अपने तमाम चीजों से बीजेपी मुकर गई, सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। ठीक है, अब गर्ग साहब आप बताइए। देखिए राहुल जी, हमारे अलग अलग तरीके के सर्वे होते हैं। सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, हमारे इंटरनल सर्वे भी हुए थे और भी कई तरीके के सर्वे आए, उन सर्वे को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी का चयन होता है। हमने वो प्रत्याशी उतारा जो जीत के 100% आएगा। हम वही प्रत्याशी उतारना चाहते हैं कि वो जीत के आए। तो अब जीत के आने के लिए प्रत्याशी को उतारा तो उसमें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने तो हमारे जो वहाँ के समीकरण, वहाँ के जो, अरे बात नहीं, आप तो जितना उतारते हैं आप पहले क्यों बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ परिवारवाद बोलते हैं, परिवारवाद तो वो होता है, परिवारवाद का जिक्र आप करते हैं, तो मैं परिवारवाद की, आप एक कदम आगे निकल गए सर, कांग्रेस से एक कदम आगे। अरे अधीराज, एक नई परिभाषा आ रही है परिवार। लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, अब ये बता दीजिए कि लालू यादव के बाद में अध्यक्ष कौन बनेगा? वहां पे वही यादव परिवार का बनेगा ना। इधर समाजवादी पार्टी के अंदर कौन बन रहा है? वो समाज में मुलायम सिंह जी के बाद में समाजवादी की पार्टी का अखिलेश आके, अखिलेश। अरे महाराज, क्या गजब की डेफिनेशन सुरेश जी आपने दी। अरे गजब की बात की। एक परिवार से 3 विधायक हो जाए, एक परिवार से 3 विधायक हो जाए, आप 3 टिकट देते और आप बोल रहे परिवारवाद नहीं। हमारे यहाँ पे राजसमंद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्नी सांसद है, पत्नी विधायक है, ये क्या साबित करना चाहते हैं? जो दौसा में टिकट दिया है, वहां के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे कौन व्यक्ति जीत सकता है और उसी के आधार पे वहां पे। देखिए राहुल, आज की तारीख में अगर सियासत को समझे तो राजस्थान में तो खास तौर पर बीजेपी ने नैतिकता के तौर पर वंशवाद और परिवारवाद पर कांग्रेस पर आरोप लगाने का अधिकार खो दिया। किसी भी कंडीशन पर ये वंशवाद और परिवारवाद पर कांग्रेस पर नहीं बोल सकते, ये अधिकार बीजेपी ने खो दिया। एक तरफ राजसमंद में सांसद पत्नी और पति विधायक, कार्यकर्ताओं का आप हक मार रहे हो। थोड़े दिन पहले आप वहां पर ज्वाइन करवाते हो विश्वराज सिंह को, फिर विधायक बनाते हो, पत्नी को सांसद बनाते हो, वो लोग कहां जाएंगे? वो कार्यकर्ता जो प्रधान जिला परिषद जो पार्टी का झंडा उठाता है, मुद्दों से मुकर गई बीजेपी को जीत चाहिए। किस तरीके से कांग्रेस को कमजोर किया जाए, तमाम जो अपने जिस तरीके की बात करती पार्टी बीजेपी बात करती थी रीति नीति की, उनसे समझौता करती हुई नजर आ रही है। उनका जीत रही थी, जीत बीजेपी की प्राथमिकता नहीं रही। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तमाम लोगों को जब जानेंगे, वो विचार थे, वो विचार को लेकर आगे बढ़ते थे सर, वो कार्यकर्ताओं की बात करते थे। आज आप सिर्फ जीत पर यहाँ टिक गए। सरकार है आपकी यहाँ पर, आपको आपकी सरकार जा नहीं रही इन 7 सीटों से, आपको तो मैसेज देना है सर। मैसेज आपने उन तमाम पिंटू ने बहुत बड़ी बात की सर, आपने समझौता किया नहीं, आपसे समझौता करवाया गया अपनी शर्तों पे और आप उसके लिए मजबूर हुए दौसा में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गर्ग साहब, ऐसा ही है। देखिए ये देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते रहे, लेकिन हमको दौसा में जीत चाहिए और जीत के लिए हमें वो प्रत्याशी चाहिए जो वो जीत सकता है। अब उसका निर्णय आला कमान ने, यहाँ के जितने भी जो भी जिनको निर्णय लेना था उन्होंने देखा और सर्वे में आया, हमारा इंटरनल सर्वे भी लाया और भी कई एजेंसियों ने सर्वे दिया कि भाई वहां पे कौन जीत सकता है, तो उसको प्रत्याशी को टिकट दिया है। तो ऐसा कहीं पे भी ये नहीं है कि सब परिवारवाद और वो परिवारवाद की। देखो भारतीय जनता पार्टी में आपको शुरू से कहता रहा हूं, अरे हमारे यहाँ पे जो अध्यक्ष का पता नहीं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, हमारे यहाँ ये पता नहीं होता कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारे यहाँ पे ये पता नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा। साहब यही तो बात है, ये बात आप सालों से कहते आ रहे हैं, अब तोड़ परिवारवाद की भाषा, ये बात आप सालों से कहते आ रहे हो, लेकिन अब तोड़ दिया। बात क्या है ना, हरियाणा के अंदर क्या हुआ, परिवारवाद का परिणाम इस बात को लेकर आप कांग्रेस को खूब घेरते रहे। कांग्रेस का परिणाम क्या देखा? करण जी, ये पहले अच्छा लगता था सर, अब राजस्थान में अच्छा नहीं लगेगा ये कि उसके ये बन गया और वो बनेगा ये बनेगा, अब नहीं अच्छा लग रहा ना। अब आपने प्रमाणित कर दिया कि आप डाल तुम पात, आप 1 2 तो हम 3, आपने साबित कर दिया ना। अब आपको करण जी आपके पास आ रहा हूं, अच्छा लग रहा है करण जी को देख के, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? ठीक है, तुमने टिकट की घोषणा की, तुमने अपने बागी मनाए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम पे हम डिबेट करें, हम कुछ करेंगे ही नहीं। और जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम पे बात ही नहीं होगी। नहीं करण जी, सबसे बढ़िया चीज है, दूर से देखो। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है राहुल जी, मैंने आपको कहा ना नामांकन की तारीख 25 है। इतना उतावलापन किस बात के लिए? मुझे क्या कांग्रेस पार्टी उतावलापन, आपको नहीं तो मुझे क्यों? कांग्रेस पार्टी अपने तय समय पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट लेके आएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो कार्रवाई चल रही है। लोकतांत्रिक तरीके से नाम इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्रभारी फीडबैक दे रहे हैं, उसके हिसाब से नाम किए जाएंगे। अभी भी आपको ही पता है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने तो राजेंद्र बाबू जो सेकंड नंबर बागी रहे थे उनको टिकट दे दी, रामगढ़ में सुखवंत सिंह को दे दी, उधर विजय बैसलाई काट के उनके दूसरे व्यक्ति को दे दी, उधर किरोड़ी लाल मीणा जी का इस्तीफा वापस करवाना था, उनकी भवानी जगह नहीं थी तो उनके भाई को टिकट दे दी। तो ये तो तमाम तरह की जो टिकटें आई है, ये आप स्वयं देख सकते हैं कि लगातार ये तो दबाव की राजनीति के तहत ली गई चर्चा चल रही है। करणवीर सिंह की थोड़ा अंदर की बात बताइए ना, आपके बहुत क्या तगड़े कॉन्टेक्ट है करणवीर सिंह। राजेंद्र बाबू, क्या बबलू चौधरी नहीं, एक मिनट राहुल, क्या बबलू चौधरी जिनको चुनाव के अंदर तीसरे नंबर पे रहे राजेंद्र बाबू के कारण, क्या वो बीजेपी उनको मना पाएगी? क्या रामगढ़ के अंदर ले लीजिए आप, चाहे आप मैं अपडेट देता हूँ आपको, मैं स्टेटमेंट देता हूँ करणवीर सिंह जी, दो स्टेटमेंट देता हूँ आपको, दो स्टेटमेंट। पहला बबलू चौधरी की तरफ से आ गया, सभी जगह भारतीय जनता, हाँ बबलू चौधरी और जय आहूजा दो की तरफ से स्टेटमेंट्स आ गए, दे आर वेरी वेल, और वो अब पार्टी के साथ जो घोषित उम्मीदवार उनके साथ काम करेंगे। ये अपडेट है। एक नहीं है आप सौरभ जी, राहुल जी, आप परिणाम तक इंतजार कीजिए, अपडेट और बेहतरीन आएंगे। और एक बता दीजिए आपकी इतनी अंदर की जानकारी साहब, ये कोई विजय बैसला जी के साथ में कोई चल रहा है क्या अंदर ही अंदर, आपको टिकट देने वाले उनको, ये चर्चा है? मैंने कहा ना राहुल जी, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच का चेहरा, जो जनता की बात को बड़ी मुस्तैदी से विधानसभा के पटल पर रख सके, प्रदेश के युवाओं के हित की बात कर सके। जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, रोजगार चुरा कर उनका अपना एक नाम फैलाने का काम कर रही है। एक स्ट्रेटेजिकली एक दिक्कत रही, गर्ग साहब राजस्थान के अंदर सुसज्जन के लिए, अरे बताओ तो सही, तो एक उदाहरण दे दो ना कि अधिराज एक समस्या होगी कांग्रेस के अंदर। अधिराज एक समस्या होगी कांग्रेस के साथ दिक्कत ये, कांग्रेस मानती नहीं है। हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके बाद भी मानने तैयार नहीं। अभी दिक्कत ये है कि इनको मनाने के लिए समय उतना मिलेगा नहीं, जितना लेट करते जाएंगे उतना ही वो समय कम होता जाएगा, और उस समय के बीच में ये हाथ से पानी की तरह वक्त निकल मान मनवाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खड़े तो करोगे ना? मुझे नहीं लगता राहुल आपके सवाल का जवाब करणवीर सिंह जी दे पाएंगे, क्योंकि ये कई सवालों के जवाब तो इनकी पीसीसी चीफ ही नहीं दे पाते हैं। देखिए, वास्तव में बीजेपी इन पर बहुत बड़ा आरोप लगाती कि परजीवी हो गए, ये क्षेत्रीय दलों के सहारों पर चलते हैं, और क्षेत्रीय दल भी वो दल जिनकी 1 सीट 2 सीट है वो कांग्रेस को आंख दिखाते हैं और एंटरटेन भी नहीं करते हैं। बात इंडिया अलायंस की बात होती है, इनके बड़े नेता कहते हैं कि हमारी मीटिंग होगी, तय होगी, हमारा इंडिया गठबंधन है और तय होगा, और ये तब मीटिंग बुलाते हैं, उससे पहले तो क्षेत्रीय दल वहां पर कैंडिडेट की घोषणा कर देते हैं। इनको छोटे दल बीएपी आरएलपी इनको गांठ नहीं रही है, ये इनको सोचने का विषय कांग्रेस के लिए। तो करणवीर सिंह जी इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जब पीसीसी चीफ ही जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये कहां से जवाब देंगे? आप देखिए, बीएपी कैंडिडेट उतार देती है, आप गठबंधन की बातें आप करते रहो, इंडियन अलायंस को आप झेलते रहो, उठाते रहो, उसको चलाते रहो, वो अपने हिसाब से चलेंगे। आपको समर्थन देना है नहीं देना है तय करो। लोकसभा में उन्होंने यही किया। तो क्षेत्रीय दलों के सहारे पार्टी चल रही है, इनको ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसका समर्थन करें नहीं करें। तो ये कांग्रेस के लिए तो बहुत कुछ मंथन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, सभी तरह के डिसीजन स्ट्रेटेजिकल मूव के तहत लिए कौन सा स्ट्रेटेजिकल मूव? करणवीर सिंह ने लिया, अब नहीं आप कर रहे। कौन सा? 84 पे उम्मीदवार घोषित हो गया, सलूम्बर पे उम्मीदवार घोषित हो गया, खीमसर वाले आपको गांठ नहीं रहे। आप कहते हैं कि साहब ये स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी साहब? जब वो आपसे अलायंस ही नहीं कर रहे, आप कौन सा अलायंस करेंगे? यानी आप समर्थन दीजिए आप, ये है प्रॉब्लम। लोकसभा चुनाव में उसके परिणाम आपने देखे ना, तो ये सब संगठन तय करने की चीजें हैं। आज डिबेट में हम बैठ के तय नहीं कर सकते अलायंस के क्या नतीजे रहेंगे, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि संगठन अपना काम कर रहा है, उन सीटों पे मंथन कर रहा है, और आने वाले समय में जनता के बीच का चेहरा जो जनता की आवाज को मुस्तैदी से विधानसभा में उठा सके, ऐसा नेता चुन के लाई कांग्रेस, और 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करने का। अधिराज, ये बड़ी पेचीदा स्थिति है कांग्रेस के लिए, बहुत संक्षेप में। अब कहें क्या कि जब समझ में नहीं आ रहा कि 84 पे कैसे लड़ाना है, सलूम्बर पे कैसे लड़ाना है, अब पूर्वी राजस्थान में कैसे लड़ाना है, खीमसर में कैसे लड़ाना है, हर जगह अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। जब अलायंस ही तय नहीं हो पा रहे तो कैसे लड़ेंगे? ये बात बीजेपी जो कांग्रेस को परजीवी कहती है, क्षेत्रीय दलों के सहारे पर कह रही है। देखिए, कांग्रेस एक राजनीति में परसेप्शन भी बहुत बड़ी चीज होती है, अपने आप में एक महत्व रखता है।
आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले जो परसेप्शन था वो राजस्थान में बीजेपी के अगेंस्ट था। कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो जिस तरीके से बीजेपी विरोधी तमाम जो दल थे वो मजबूत होकर निकले, लेकिन अब कहीं ना कहीं परसेप्शन में भी बीजेपी आगे है। और आज की तारीख में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, बीजेपी जो अपने रणनीति के तौर पर चल रही है, वो कहीं ना कहीं मैंने जो पहले भी कहा कि मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का काम किया और एक परसेप्शन जो सेट हुआ है, क्योंकि ये बात भी सही है कि जो तमाम सीटें एक सलूमर को छोड़कर वो कांग्रेस और दूसरे दलों की, तो एक प्रेशर भी उन लोगों पर है, एक दबाव भी है। और आम चुनाव में और उपचुनाव में फर्क होता है। और मुझे लग रहा है कि जो मिथक था बीते 10 साल में कि उपचुनाव में बीजेपी को सफलता कम मिलती है, गिनती के 3 या 4 चुनाव जीते हैं 17-18 में से, लेकिन इस बार शायद बीजेपी उस मिथक को तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। और समन्वयता का कहीं ना कहीं तालमेल का जो अभाव है वो कांग्रेस में इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय दलों पर निर्भर था और क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस को गांठना नहीं, और उनके आगे कहीं ना कहीं वो एक कांग्रेस के ऊपर फ्रेशर की राजनीति वो कर रहे हैं, और वहां पर पीछे पीछे कांग्रेस चल रही है और आगे आगे वो चल रही है। तो ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। राजस्थान जैसे स्टेट में इस तरीके की तो कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता भी है, और कांग्रेस को खोने के लिए ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस की सीटें रामगढ़, झुंझुनू, देवली, उनियारा और दौसा, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए इस चुनाव में रहने वाली है। और सचिन पायलट, अभी भी मैं कहूंगा कि सचिन पायलट का अभी तक इसमें चुनाव में अभी तक कोई इन्वॉल्व देखने को नहीं मिला। हालांकि हम ये कह नहीं सकते कि क्या परिणाम होगा, लेकिन अभी जब तमाम दलों के कैंडिडेट आ जाएंगे और चुनावी रणभेरी पूरी तरीके से चुनावी योद्धा चुनाव में जाएंगे, और इनके जो आका है, जो बड़े नेता हैं, वो किस तरीके जो रणनीतिकार है, जो उस क्षेत्र को चलाते हैं, वहां की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती है, ये सब चीजें तय होगी कि किस तरीके से क्या रहता है। इसमें सियासी परीक्षा होगी बीजेपी की तरफ से मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की, और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, ये जोड़ी कितना कारगर कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। काफी बहुत बढ़िया बात बोली कि यार अभी ये भी देखा दिलचस्प है कैसे पत्ते खुलते हैं, और ये जब अनफोल्ड होता है तब क्या भूमिका रहती है। खासतौर पर सचिन पायलट की 2 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ सीधा सीधा बहुत बड़ा प्रभाव सचिन पायलट का रहने वाला है। अब ये करणवीर जी की पार्टी तय करे कि कब तक वो 6-7 नाम सामने आते हैं, 6 की 7 करेंगे, पर नाम कब बताएंगे ये अभी तक तय नहीं है। बहुत शुक्रिया करणवीर सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेश गर्ग जी आपका बहुत शुक्रिया, अधिराज आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी ने अपने नामों की घोषणा के साथ साथ ये कोशिश शुरू कर दी है कि कैसे उन सारी सीटों पर डैमेज कंट्रोल हो। कांग्रेस की तरफ से अभी तक नाम सामने नहीं है, और जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी डैमेज कंट्रोल का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी है। क्या कांग्रेस पिछड़ गई है, आपको तय करना। फिलहाल ये था हमारा आज का प्रश्न।